आज के लेक्चर में हम लिवर की वो कंडीशंस पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक वेन से है। ये है इंफीरियर वेना केवा, ये है hepatic veins, you have the portal vein, spleen, splenic vein, superior mesenteric vein, portal vein। अब अगर किसी वजह से मरीज को ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जहां बॉडी में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, वहां पर एक और जगह जहां ब्लड क्लॉट हो सकता है वो पोर्टल वेन है। अब अगर पोर्टल वेन के अंदर एक थ्रोम्बस बन गया है तो इसे हम कहते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। क्या ब्लड पोर्टल वेन से आगे जा पाएगा? द आंसर इसके नहीं जा पाएगा। जब ब्लड आगे नहीं जा पाता तो क्या एसाइटिस होगी? यस, वेरिसेस होंगी, एनकैफ होगा। यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन के मेजर फीचर्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, इंक्लूडिंग स्प्लीनोमेगली। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम इस मरीज का अल्ट्रासाउंड कराएं तो लिवर कैसा मिलेगा? जी अपना हबीबा। सर लीवर अभी तक तो ठीक है। वेल डन। लिवर हमें नॉर्मल मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा लेट स्टेजेस में जाकर इसका सिरोसिस मुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सारे पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस मिल सकते हैं और लिवर नॉर्मल मिल सकता है। इसे कहते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाना। इसका पूरा नाम एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। लॉन्ग स्टैंडिंग में ये देखना पड़ता है कि ये थ्रोम्बस कितना सवियर है। क्या ये स्प्लेनिक वेन तक जा रहा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन तक जा रहा है, और इसकी वजह से कुछ कोलैटरल्स बनना शुरू हो जाती हैं। कोलैटरल्स उसको बाईपास कर रही हैं। अब आपको सिम्टम्स को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम्स आएंगे। मरीज को एब्डोमिनल पेन हो सकता है एसाइटिस की वजह से। फीवर हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो जाए। ज्यादा क्रॉनिक होगा तो हमें पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन के फीचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आपको पता ही है, वेरिसेस है, एसाइटिस है, स्प्लीन है, जॉन्डिस है। अब ये बताइए कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हमें अल्ट्रासाउंड पे लिवर नॉर्मल मिलेगा,
हमें एसाइटिस मिल सकती है, हमें स्प्लीन एनलार्ज मिल सकती है। हम अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस उस डॉपलर में पता चलेगा, क्योंकि ये पोर्टल वेन के फ्लो को मेजर करता है। जब ये पोर्टल वेन के फ्लो को मेजर करता है तो हमें पता चलेगा कि फ्लो ठीक नहीं है, इसका मतलब है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। हम इसे सीटी स्कैन से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बता दूं आपको। मरीज को पॉलीसाइथीमिया, रूबरा, वेरा हो, तो ये वो सारी चीजें हैं जो थ्रोम्बोसिस के चांसेस को बढ़ा देती है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फैक्टर 5 लीडिन डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन सी या एस की डेफिशिएंसी हो, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, होमोसिस्टीन यूरिया हो, तो ये सारी चीजें थ्रोम्बोसिस के चांसेस को बढ़ा देती है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पोर्टल वेन में ही हो। मरीज को एमआई हो सकता है, मरीज को स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में किसी और आर्टरी में थ्रोम्बस बन सकता है। तो ये सारी चीजें थ्रोम्बस बनने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो हमें ये सारे टेस्ट भी करवा लेने चाहिए हैं अगर हमें कोई खास कॉज नहीं मिलती तो। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? एक क्लॉट है तो हम मरीज को हेपरिन देते हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन बेहतर है। इसको हम ओरल टैबलेट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, वॉरफरिन वगैरह पे। INR 2 और 3 के बीच में रखना है। थ्री मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए हम मरीज को एंटीकोगुलेट करते हैं, साथ में डॉक्टर स्टडीज करते रहेंगे ये देखने के लिए कि किस हद तक जो पोर्टल वेन का जो क्लॉट था वो किस हद तक रिमूव हुआ है, क्या पेशेंट इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है। ये हमारा मेन मकसद होगा। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर, ठीक है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन देनी पड़ेगी, जिनको कोई ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहेगी, जिनको प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट है जो ठीक नहीं होनी, उसमें इनको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा।
अब अगर थ्रोम्बस हेपेटिक वेन्स में बन जाए पोर्टल वेन के बजाय, तो एसाइटिस और बाकी पोर्टल हाइपरटेंशन तो होंगी मगर लेट होंगी। व्हाट अबाउट द लिवर? लिवर को क्या होगा? अब यहां से ब्लड तो आगे चला गया है मगर ब्लड तो लिवर के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा। और अगर वो लिवर के अंदर रुकेगा तो लिवर आहिस्ता आहिस्ता एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। द साइज ऑफ द लिवर विल एनलार्ज और कॉन्जेस्ट हो जाएगा। इसमें उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, एनलार्ज कंजेस्टेड लिवर होगा जिसको अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाएगा। बड कैरी सिंड्रोम कहते हैं हेपेटिक वेन्स में थ्रोम्बस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन को। बाकी सारी चीजें डिफरेंट नहीं है। अब इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, एसाइटिस, लिवर, पूरी बॉडी में एडिमा हो जाएगा, वर्सेस बाकी सारी चीजें मुख्तलिफ नहीं है। डायग्नोसिस भी आप वैसे ही करेंगे, डॉपलर स्टडी से कर लेंगे जो आपको हेपेटिक वेन्स के अंदर ब्लॉकेज दिखा देगा। ट्रीटमेंट में आपके पास एंजियोप्लास्टी मौजूद है, टिप्स है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। वरना आप एंटी कोआगुलेशन तो कर ही सकते हैं। वरना का ये मतलब है कि जिनमें आप ये चीजें नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनमें आप ये चीजें दे सकते हैं। अभी बात फर्क पता चला बड कैरी में और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में? जी सर। गुड। अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज के अंदर 3 मेन स्टेजेस हैं। अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर, स्टीएटो हेपेटाइटिस, स्टीएटो कहते हैं फैट की वजह से हेपेटाइटिस होना, और फिर फाइब्रोसिस के साथ साथ सिरोसिस होना। तो अगर एक बंदा लॉन्ग टर्म अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा है तो फैट डेपोजिशन हो जाएगी जो माइक्रो वेसिकुलर हो सकती है और मैक्रो वेसिकुलर हो सकती है। ये हमें हिस्टोलॉजी में पता चलता है। ये मरीज कैसे प्रेजेंट करते हैं? एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकते हैं,
क्या माइल्ड से जॉन्डिस की वजह से भी पता चल सकता है? जबकि हेपेटाइटिस टियर 2 हेपेटाइटिस का मरीज जॉन्डिस के साथ आएगा, मरीज को एसाइटिस हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन होगा, वेट लॉस होगा। ये हेपेटाइटिस की पिक्चर है। जॉन्डिस का मतलब बिलिरुबिन काफी ज्यादा हुआ होगा। जबकि सिरोसिस का पेशेंट टिपिकल डीकम्पनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज के साथ आएगा, तमाम फीचर्स होंगे पोर्टल हाइपरटेंशन के। साइन सिम्टम्स वैसे ही होंगे जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग में हेपेटाइटिस के या फिर एक सिरोसिस के मरीज के होते हैं। डायग्नोसिस में LFTs डीरेंज होंगे मगर AST will be more than ALT. AST रेशियो ALT more than 1 रेशियो होती है। GDT बढ़ा हुआ हो तो ज्यादा चांसेस हैं। INR बढ़ जाएगा लिवर डिजीज की वजह से, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। देखो किसी भी लिवर डिजीज में एल्बुमिन का कम होना और INR का ज्यादा होना डेंजरस है। सोडियम का कम होना मजीद प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मरीज की अल्कोहल की हिस्ट्री होगी कि वो अल्कोहल लेता रहा है। 14 यूनिट्स पर वीक इज कंसिडर्ड ओके। मोर देन 14 लिवर के लिए नुकसानदेह है। और फिर हम रूल आउट करते हैं ऑल अदर कॉजेस, मतलब तमाम हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज सारी की सारी देखते हैं, विल्सन को, हीमोक्रोमेटोसिस को फेरिटिन वगैरह से, ताकि कोई और कॉज हमसे मिस ना हो रही हो और मरीज की हिस्ट्री भी हो अल्कोहल की। फिर हम उसे डायग्नोज करते हैं कि दिस इज अल्कोहल रिलेटेड डिजीज। हम फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं अगर हमें कंफर्म नहीं है कि फाइब्रोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। अल्कोहल हेपेटाइटिस का मरीज आए तो हम उसका मैड्री स्कोर करते हैं। मैड्री स्कोर देखता है मरीज का पीटी कितना है और मरीज का बिलिरुबिन कितना है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसको वो कैलकुलेट करेगा। अगर वैल्यू मोर देन 32 आ जाए तो एक महीने में यानी 28 डेज में 20% मोर्टेलिटी है। 100 में से 20 पेशेंट्स विल डाई इफ द मैट्रिक्स इज मोर देन 32। मैनेजमेंट क्या है?
ऑफ कोर्स उसे कहेंगे कि पहले आप अल्कोहल से एब्सटेंस कर लें। न्यूट्रिशन अल्कोहल हेपेटाइटिस में मेजर रोल रखती है, तो बेशक मरीज को एनजी ट्यूब डालकर न्यूट्रिशन देनी पड़ जाए तो भी जरूरी है। इन्फेक्शन को ट्रीट करें। अगर मैड्रीज मोर देन 32 है तो फिर कुछ लोग, कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्टीरॉइड्स देते हैं महीने के लिए, तो पेशेंट इंप्रूव कर सकता है। वरना ऑफ कोर्स हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। एनी क्वेश्चंस? सर ये मैड्री स्कोर का दोबारा बता दें प्लीज। मैड्री स्कोर क्या है? मैड्री स्कोर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप मरीज का पीटी एंटर करेंगे, मरीज का बिलिरुबिन एंटर करेंगे, और एक नॉर्मल बंदे का पीटी, उस लेबोरेटरी का नॉर्मल एंटर करेंगे, तो वो कैलकुलेटर खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा। आजकल नेट के ऊपर मौजूद है, मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो वो एमडी कैल्क्स कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो आप उस मरीज की बिलिरुबिन, पीटी, बिलिरुबिन और ये जैसे एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, जो 32 से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अगर उस मरीज की मोर देन 32 है तो इट वाज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर हिम। जी सर ठीक है, थैंक यू। गुड। अच्छा जी, एक स्कोर आपको समझाना चाहता हूँ। उसे कहते हैं मेल्ट स्कोर। मेल्ट देखता है कि मरीज को डायलिसिस है, डायलिसिस पे है या नहीं है, मरीज का क्रेटिनिन कितना है, मरीज का बिलिरुबिन कितना है, आईएनआर कितना है, और सोडियम कितना है। इन स्कोर्स की वजह से बेनिफिट क्या होगा कि मरीज का प्रोग्नोसिस कैसा है। मेनली दिस इज मेंट फॉर कि मरीज को अगर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद मरीज को बेनिफिट होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। तो दिस इज मेल्ट स्कोर। दूसरा है चाइल्ड प्यू स्कोर। ये बिलिरुबिन को 1, 2 और 3 स्कोर्स देता है, डिपेंडिंग कि उसकी वैल्यू कितनी है। 2, बिटवीन 2 and 3 और मोर देन 3।
ये मिलीग्राम्स में मैं लिख रहा हूं। एल्ब्यूमिन more than 3.5, 2.8 to 3.5, less than 2.8। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। फिर है INR लेस देन 1.7, 1.7 to 2.2, मोर देन 2.2, यही फिर 1, 2 और 3 ऐड हो जाएगा। फिर है एसाइटिस है या नहीं है मरीज को, नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है। और आखिर में इनकैफ नहीं है, ग्रेड 1 to 2 है या 3 to 4 है। अब जब मरीज को आप इस सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर फिट इन करेंगे तो वो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि स्कोर कितना है। ये दोनों स्कोर ए, बी और सी के साथ आपके वैल्यूज में आ जाएंगी। अगर आपके पास टोटल वैल्यू आई 5 to 6, चाइल्ड क्लास ए, 7 to 9 क्लास बी, और अगर 10 to 15 पे चले गए हैं तो चाइल्ड क्लास सी है। जाहिर सी बात है कि सिवियरिटी होगी कि मरीज की लिवर प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है। खास तौर पे 1 to 2 ईयर मोर्टेलिटी देखनी पड़ेगी। हाँ, 85% से लेकर 100% तक है 2 साल की इसकी मोर्टेलिटी, 60 to 80% है, और सिर्फ 45 to 35%। गौर करें कि सिर्फ 35% लोग चाइल्ड क्लास सी वाले 2 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा आपसे हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछे, मगर आपको पता तो हो कि कुछ चीज ऐसी अनहोनी चीज नहीं है, आपको आइडिया है इस चीज का। गॉल ब्लैडर स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, स्प्लीन, पोर्टल वेन, लिवर, इसके अलावा बाइल कैनालिकुलाई, राइट और हेपेटिक डक्ट मिलकर सिस्टिक डक्ट बनाते हैं। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर बनाएगा और यहां से एक डक्ट जाएगा जो दूसरी तरफ से पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलने के बाद कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा और जो के ओपन होगा ड्यूडेनम में। तो अगर आपके पास स्टोन्स गॉल ब्लैडर में हैं तो उन्हें आप गॉल स्टोन्स कहते हैं। जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो तो उसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अगर ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में हो तो इसे कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। अब फिलहाल गॉल स्टोन्स की बात करते हैं तो ये पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है खाना खाने के बाद, खासतौर पे फैटी खाना खाने के बाद,
तो ये गॉल स्टोन्स नेक में आके ब्लॉक करते हैं, और यदि जोर लगाता है तो फिर मरीज को पेन होता है। इसके अलावा मरीज को जॉन्डिस हो सकता है बाइल का फ्लो कम हो जाने की वजह से। फीवर हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगी, इसे कहते हैं शारकोट्स ट्रायड, 3 चीजें होना। एग्जामिनेशन पे राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडर मिलेगा। एक चीज होती है उसे कहते हैं मर्फीज साइन। मर्फी साइन क्या चीज है? अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मरीज की एब्डोमेन के राइट साइड पे यहाँ पर बहुत थोड़ा सा जोर से प्रेशर डाला जाए तो शदीद पेन होता है। मर्फी साइन कोलिसिस्टाइटिस में पॉजिटिव होता है। गॉल स्टोन्स का अगर हमें शक होगा तो हम LFTs भी कराएंगे, मगर अल्ट्रासाउंड शुड पिक अप द गॉल स्टोन्स। अगर कंफर्म नहीं है तो हम MRCP करा सकते हैं। एक नया प्रोसीजर है, उसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, बल्कि उसी डायग्राम के साथ बना देता हूँ। ये ड्यूडेनम है तो यहाँ हमारा स्टमक भी है, तो हम स्कोप लेके जाके स्कोप के आगे एक प्रोब लगा है जो अल्ट्रासाउंड कर सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड यहाँ से वेव्स फेंक के इस स्टोन को, और नजदीक वहां से यहाँ पे वेव्स फेंक के, यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स की बेसिस पे गॉल स्टोन्स को ज्यादा बेहतर तरीके से पिक कर सकता है अगर हमें शक हो तो। और ERCP भी की जा सकती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, वैसा ही प्रोसीजर है, मगर वहां से स्टोन को रिमूव भी किया जा सकता है अगर वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टक हो तो। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स मौजूद हो गए हैं तो बार बार इन्फेक्शन होती रहेगी, बार बार कोलिसिस्टाइटिस होगा। तो मैनेजमेंट यही है कि सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए। अगर स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में है तो फिर ERCP करके स्टोन को रिमूव कर देना और स्टेंट डाल देना ताकि बाइल फ्लो बेहतर रहे, जरूरी है। तब तक पेन रिलीफ करना चाहिए। उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड दिया जा सकता है उन पेशेंट्स को जिनके अंदर गॉल स्टोन्स हैं और अभी ना सर्जरी हो सकती है और ना ही ERCP हो सकती है। Any questions, please? सर अगर स्टोन्स छोटे हैं तो मेडिसिन से नहीं ठीक हो जाएंगे, फिर रिमूव करने पड़ेंगे? रिस्क लेने वाली बात है। कुछ लोग सर्जरी अगर नहीं भी करवाते तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं देते, मगर एक खतरा रहता है कि एक स्टोन आके स्टक हो सकता है कॉमन बाइल डक्ट में। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, दैट कैन बी डेंजरस।